हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। अच्छे होंगे आप लोग, ऐसा उम्मीद करता हूँ मैं। तो स्टूडेंट्स, अभी 2-3 दिन पहले सीबीएसई ने सैम्पल पेपर रिलीज़ किया है। आज हम लोग उसका एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस की अगर हम बात करते हैं तो मैंने यहाँ पर 10th क्लास का सैम्पल पेपर की बात कर रहा हूँ मैं पहले। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं 2020-21 की। यहाँ पर कुछ बदलाव हुआ है लास्ट ईयर के मुकाबले में, यहाँ पर बदलाव हुआ है। हम इसमें वो बदलाव के बारे में आज जिक्र करते हैं जो मेजर हुए हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 जिसको हम कहते हैं सेक्शन ए पार्ट। सेक्शन ए पार्ट, तो सेक्शन ए पार्ट जो है वो हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। आपको मालूम है पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस 20 आया करते थे, अब सीबीएसई ने इसको 16 कर दिए हैं। इसमें आपके एमसीक्यूज हैं, आपके फिल इन द ब्लैंक्स हैं, आपके 1 मार्क्स के आंसर्स हैं। वो सारी चीज़ हैं जो हमको इसके सेक्शन ए में मिलेगा। यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको एक बात कह दूँ, पहले 4 सेक्शन होते थे, अब उस सेक्शन को हमने बढ़ा दिया है। अब वो 5 सेक्शन हो गए हैं। अब वो 5 सेक्शन हो गए हैं। तो पहले जो क्वेश्चन पेपर आते थे उसमें 3 टाइप के क्वेश्चंस होते थे, 1 मार्क्स के, 3 मार्क्स के एंड 5 मार्क्स के। अब इसमें नया इंक्लूड किया है, दैट इज 4 मार्क्स। तो सेक्शन बी की बात करते हैं। सेक्शन बी जो हमारा सेक्शन बी है उसमें क्वेश्चन 17 से लेकर के 22 तक है। ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं जो कि 3 मार्क्स के होंगे, और इसको हम लोग को 80 वर्ड्स तक में डिफाइन करना है ठीक है ना। 80 वर्ड्स लिमिट है इसकी, उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकते। 2-4 हो जाते हैं, कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है, 2-4 ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन 80 वर्ड्स तक कोशिश करें कि उसको ख़त्म कर दें, ठीक है ना। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 80 से ज़्यादा हो जाएंगे तो मार्क्स कट जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। उसको हम 80 तक मान के चलते हैं कि कर देना चाहिए, ठीक है ना। सेक्शन सी जो है, जो इस बार नया ऐड हुआ है, दैट इज फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 23 to 26, ठीक है ना। ये 4 मार्क्स के क्वेश्चन है, ये नया ऐड हुआ है, इस बार ये ऐड हुआ है। पहले हमारे पास 4 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं आते थे, पहले डायरेक्ट 1, 3 और 5 आते थे, अब 4 मार्क्स के हैं। अब 4 मार्क्स के हैं, तो 4 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए हम लोग जो वर्ड लिमिट रखते हैं दैट इज अराउंड 100 वर्ड्स। दैट इज अराउंड 100 वर्ड्स। 100 वर्ड से ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। मैं फिर से वही बात रिपीट करूंगा, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, 2-4 आगे पीछे हो जाए कोई ऐसा बड़ी बात नहीं है। ऐसा कोई नाप करके कोई आंसर नहीं देता कि कितने वर्ड्स लिखे हैं, ऐसा कोई नहीं करता। खासतौर से एसएस की बात कर रहा हूं मैं, ऐसा कोई नहीं करता। अब हम नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं, सेक्शन डी, दैट इज क्वेश्चन नंबर फ्रॉम 27 to 31, दैट इज फ्रॉम 27 to 31, which contains long questions and answers, and the marks is around 5. यहाँ पर 5 मार्क्स के क्वेश्चन करने होते हैं 27 से 31 तक, जिसका वर्ड लिमिट है 120 वर्ड्स। कितना वर्ड लिमिट है? 120 वर्ड्स। इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए, ऐसा लिखा हुआ होता है पेपर। क्वेश्चन पेपर आपने कंपैरिजन किया होगा, आपने पहले भी आपने क्वेश्चन पेपर देखे हैं, बोर्ड के क्वेश्चन पेपर आपने भी देख रखे हैं। उसमें लिखा है दैट शुड नॉट एक्सीड 120 वर्ड। लेकिन एक्सीड कर जाए तो इसमें कोई वो हम बढ़िया बात नहीं है। लेकिन इसमें जो नया जो आया है वो जो 4 मार्क्स का है वो एक नया था। सबसे बड़ा बदलाव यही हुआ है, इस बार सीबीएसई ने 4 मार्क्स के क्वेश्चंस को भी इंक्लूड किया है, ठीक है ना। 5वां जो सेक्शन आपका है सेक्शन ई, दैट इज क्वेश्चन नंबर 32। उसके 2 पार्ट है, दैट इज मैप बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है ना। हिस्ट्री का जो मैप है दैट इज 32.1, वो 2 मार्क्स का आएगा। एंड ज्योग्राफी का जो 3 मार्क्स का मैप है वो 32.2 से मार्क किया गया है, उसमें 3 मार्क्स के आएंगे आपके। तो टोटल इज 5 मार्क्स। सो टोटल इज 5 मार्क्स। एक बात मैं आपको बहुत क्लियर कर दूं, यहाँ पर मैप जो है बहुत स्कोरिंग है। मैप में अगर आपको आता है, आपको पूरे के पूरे 5 मार्क्स मिलने वाले हैं, ठीक है ना।
हिस्ट्री का जो मैप है वो नॉर्मली हमारा नेशनल इंडिया से आता है। नॉर्मली नहीं बोलूंगा, नेशनल इंडिया से ही आता है, ठीक है ना। उसमें बहुत कॉमन बातें हैं, जैसे सेशंस हो गए, कांग्रेस सेशंस हो गए, कहाँ कहाँ पर हुए, ठीक है ना। वो या तो आइडेंटिफाई करने के लिए आता है या लोकेट एंड लेबल करने के लिए आता है, ठीक है ना। आपके कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपने क्लास में पढ़ी हैं, बहुत कॉमन चीज़ें हैं उस चैप्टर में। 2 मार्क्स का मैप है, बहुत इजी है, ठीक है। यहाँ पर जो नेक्स्ट जो पॉइंट लिखा है, दैट देयर इज नो ओवरऑल चॉइस इन द क्वेश्चन पेपर, हाउएवर एन इंटरनल चॉइस हैज बीन प्रोवाइडेड इन फ्यू क्वेश्चंस। ऐसा कुछ ओवरऑल चॉइस नहीं है, लेकिन इंटरनल चॉइस है। कुछ क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइस है। ओनली वन ऑफ द चॉइस इन सच क्वेश्चंस हैव टू बी अटेम्प्ट। कभी कभी आपने नोट किया होगा या आपने भी कभी किया होगा, कुछ बच्चे क्या करते हैं, दोनों ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देते हैं। ये गलत है, करना एक ही है, या तो पहला वाला कर ले या और के बाद जो दूसरा पार्ट लिखा है या वो करें। दोनों में से एक करना होता है, इंटरनल चॉइस, ठीक है ना। तो इसको ध्यान में रखना। मोस्टली कई बच्चे इसको गलती करते हैं, जल्दीबाजी चक्कर में दोनों को कर जाते हैं, जो कि कॉपी चेक करते वक्त जो पहला पार्ट किया होगा वो अगर वो गलत भी होगा तो उसको ही हम लोग करेक्ट कर देते हैं, दूसरे पार्ट को हम क्रॉस कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, दैट इन एडिशन टू दिस सेपरेट इंस्ट्रक्शंस आर गिवन विद ईच सेक्शन एंड क्वेश्चंस। सबके इंस्ट्रक्शंस अलग अलग दिए हैं सेक्शन के, क्वेश्चंस के, जहां जहां इसकी जरूरत है, जहां जहां इसकी जरूरत हमको महसूस होती है। तो बेटा ये था पूरा आपका ब्रीफ एनालिसिस जो हमने अभी किया है। अब हम लोग बात करते हैं, एक बार बहुत जल्दी से क्विक रिव्यू करते हैं क्वेश्चन पेपर की तरफ। तो आप देखिए क्वेश्चन पेपर, इसमें जो पहला क्वेश्चन है, दैट आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द एक्ट ऑफ यूनियन 1707 फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। यहां पर 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। अब ये 4 जो ऑप्शन दिए हैं मैं जल्दी से पढ़ देता हूं। अ ब्रिटिश मोनार्ची सरेंडर्ड द पावर ऑफ इंग्लिश पार्लियामेंट। नंबर बी, द ब्रिटिश पार्लियामेंट सीज्ड पावर फ्रॉम आयरलैंड। नंबर सी, द फॉर्मेशन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। Number D, the British nation was formed as a result of a war with Scotland and Wales। अब इसका जो आंसर है बेटा वो है सी, द फॉर्मेशन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है ना। ये आपका सी इसका आंसर है। अब हम दूसरे में आते हैं। Which of the following treaty recognized Greece as an independent nation? इसको हम जल्दी से देखते हैं। नंबर ए, ट्रीटी ऑफ सर्व्स। नंबर बी, ट्रीटी ऑफ वर्साइलिस। नंबर सी, ट्रीटी ऑफ लुसानी। नंबर डी, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपोल। यहां पर जो इसका आंसर है वो है ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपोल, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, उसमें हम देखते हैं that which of the following was the reason for calling of the non-cooperation movement by गांधी जी। कौन सा इसमें से एक मुख्य रीजन था, ठीक है। तो नंबर ए अगर हम देखें तो प्रेशर फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट। नंबर बी देखें हम लोग सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। नंबर सी देखें गांधी जी अरेस्ट। और डी देखते हैं हम लोग तो चौरी चौरा इंसिडेंट। यहां पर जो सबसे बड़ा जो इसका पॉइंट है वो डी पॉइंट है, चौरी चौरा इंसिडेंट, जो इसका आंसर है, जो कि इसका आंसर है। चौथा क्वेश्चन जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स है। अब इसमें देखिए इंटरनल चॉइस दी हुई है, या तो आप पहला पार्ट करें या फिर दूसरा पार्ट करें। तो ध्यान से देखिए, बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग बीपीओ, ठीक है ना, इज एन एग्जांपल ऑफ डैश इंडस्ट्री इन इंडिया। तो यहां पर जो बीपीओ है उसमें जो आंसर आएगा वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। वो क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं आईटी। इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं आईटी, ठीक है ना। आप पूरा लिखना है इसको, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आप शॉर्ट में मत लिखना, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है आईटी, आप लोग इसको पूरा लिखना,
ठीक है। दूसरा जो है इसका पार्ट है दैट ग्रीन रिवॉल्यूशन हैज हेल्प्ड डैश इंडस्ट्री टू एक्सपेंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। जाहिर सी बात है, जब ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई तो उसकी शुरुआत जब हुई तो उसने काफ़ी चीज़ों को मदद किया। तो उसने सबसे बड़ा जो विस्तार किया वो फर्टिलाइजर कंपनी को खोलने का हुआ, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री का हुआ। तो यहाँ पर जो इसका आंसर आएगा वो फर्टिलाइजर है। क्या है? फर्टिलाइजर। ठीक है बेटा। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करते हैं दैट चूज द करेक्ट मैच्ड पेयर अबाउट द प्रिमिटिव कल्टीवेशन इन इंडिया फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। अब प्रिमिटिव कल्टीवेशन के बारे में बात करनी है हमको, ठीक है ना। तो कौन सा इसका राइट आंसर है? पहला धैया मध्य प्रदेश, दूसरा कुमारी झारखंड, तीसरा खील आंध्र प्रदेश एंड फोर्थ इज कोमान दैट इज कर्नाटका। इसमें जो सबसे पुराना जो है प्रिमिटिव जो है वो है धैया। वो क्या है? धैया। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में। उसमें लिखा है बार्ले, रबी क्रॉप, कॉटन खरीफ क्रॉप, डैश जैद क्रॉप, डैश जैद क्रॉप। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, वीट, मस्टर्ड, सोयाबीन, कुकुम्बर। यहां पर जो जैद क्रॉप्स है उसमें का जो आंसर है वो है कुकुम्बर। वो क्या है? कुकुम्बर। ठीक है। क्योंकि आपको मालूम है जैद फसलें जो होती हैं उसमें हम लोग कुकुम्बर लेते हैं, वाटरमेलन लेते हैं, ठीक है ना, मस्क मिलन लेते हैं, ये फसलें हैं। तो यहां पर जैद क्रॉप्स में जो एक ही है यहां पर वो है कुकुम्बर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दैट आइडेंटिफाई द सॉइल विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स। यहां पर आपको 3 फीचर्स दिए हुए हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है कौन से फीचर्स में किस में सूट होता है, कौन सी सॉइल में सूट होता है। रेड टू ब्राउन इन कलर, सैंडी इन टेक्सचर एंड सलाइन इन नेचर, लैक्स ह्यूमस एंड मॉइस्चर, लैक्स ह्यूमस एंड मॉइस्चर। तो जाहिर सी बात है कि ये कौन सी सॉइल होगी? एरिड सॉइल होगी। कौन सी सॉइल होगी? एरिड सॉइल होगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 दैट अ टाइप ऑफ मिलेट रिच इन आयरन, कैल्शियम, अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड रफेज इज। नंबर ए बाजरा, नंबर बी राजमा, नंबर सी ज्वार एंड नंबर डी इज रागी। सो इसका जो आंसर है वो है रागी। वो है रागी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा हम लोग। दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। पॉपुलेशन ऑफ श्रीलंकन तमिल्स इज कंसेंट्रेटेड इन डैश रीजन ऑफ श्रीलंका। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, नॉर्थ एंड साउथ, नंबर बी नॉर्थ एंड ईस्ट, नंबर सी ईस्ट एंड वेस्ट, नंबर डी साउथ एंड ईस्ट। ठीक है ना। तो जो श्रीलंकन तमिल्स की जो पॉपुलेशन थी मोस्टली जो कंसेंट्रेटेड थी वो कौन से रीजन में थी? नॉर्थ ईस्ट पोर्शन में रीजन थी। कौन से रीजन में थी? नॉर्थ ईस्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। डिफाइन मेजोरिटेरियनिज्म। ठीक है ना। यहां पर डिफाइन अगर हम करते हैं तो उसमें हम लोग नॉर्मली बोलते हैं दैट अ बिलीफ दैट द मेजॉरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल अ कंट्री in whichever way it wants by disregarding the wishes and needs of the minority। क्लियर बेटा। इसका सेकंड पार्ट है डिफाइन एथनिसिटी। डिफाइन एथनिसिटी इसका आंसर है बेटा अ सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर, पीपल बिलोंगिंग टू द सेम एथनिक ग्रुप्स बिलीव इन देयर कॉमन डिसेंट। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। विच एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी लेजिस्लेट्स ऑन रेजिडरी सब्जेक्ट। इसका आंसर है बेटा यूनियन।
यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है ना। तो रेजिडुअरी सब्जेक्ट में वही एक अथॉरिटी है जो करती है। सेकंड पार्ट है विच एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी लेजिस्लेट ऑन यूनियन लिस्ट। इसका भी बेटा यूनियन या सेंटर, दोनों में से कोई भी कर सकते हैं, यूनियन ऑब्लिक सेंटर, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 12, रीड द गिवन डाटा एंड फाइंड आउट विच कंट्री हैज मोस्ट इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो यहां पर बेटा टेबल दी है, कंट्रीज दिए हैं, उसमें मंथली इनकम दिया है, सिटीजन 1, सिटीजन 2, सिटीजन 3, सिटीजन 4, सिटीजन 5 एंड एवरेज। ऑप्शन क्या दिए हैं, कंट्री ए, कंट्री बी, कंट्री सी एंड कंट्री डी। यहां पर जो इसका आंसर है मंथली इनकम ऑफ द सिटीजन इन 4 कंट्रीज इन 2018, तो जो यहां पर इसका आंसर है वो है कंट्री ए। वो क्या है, कंट्री ए। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 13, उसमें रीड द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन है दैट मोहन इज एन एग्रीकल्चरल लेबर, देयर आर सेवरल मंथ्स इन अ ईयर when he has no work and no credit and need credits to meet his daily expenses. He depend upon his employer, the landowner, for credits, who charges an interest rate of 5% per month. Mohan repays the money by working physically for the landowners on his farmland. Over the year, his debt will, अब आप इसके 4 पॉइंट दिए हुए हैं। नंबर 1 क्या है, इंक्रीज बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग इंटरेस्ट एंड नॉन पेमेंट ऑफ मंथली अमाउंट। नंबर बी, रिमेन कॉन्स्टेंट एज ही इज वर्किंग फॉर द एम्प्लॉयर बट इज रिपेइंग लेस। नंबर सी, रिड्यूस एज अमाउंट इक्विवेलेंट टू हिज सैलरी is being counted as monthly repayment. Number D, be totally repaid as he is repaying the debt in the form of physical labor. तो बेटा इसका जो आंसर है इंक्रीज होगा, उसका डेप्ट क्या बढ़ता ही रहेगा, उसका डेप्ट क्या होगा, बढ़ता ही रहेगा। अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो है, और मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर लेबरर like Mohan depends upon the loans from informal sector. Which of the following statements about this sector is correct? Number A, there are government bodies to supervise informal sector. Number B, money lender ask for a reasonable rate of interest. Number C, cost of informal loans to the borrower is quite high. Number D, money lenders use fair means to get their money back. तो यहां पर जो इसका आंसर है बेटा, दैट इज आंसर सी, आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डिस्क्राइब कोलेट्रल। ठीक है ना, तो इसमें 4 पॉइंट दिए हुए हैं, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, नंबर बी सर्टेन प्रोडक्ट्स ऑफ बार्टर, नंबर सी ट्रेड इन बार्टर, नंबर डी असेट्स एज अ गारंटी फॉर लोन। तो कोलेट्रल का आपने पढ़ा होगा चैप्टर में, जब हम कोई चीज़ गिरवी रखते हैं उसके बदले में हमको मनी मिलता है, दैट इज कोलेट्रल। तो यहां पर क्या आएगा, असेट्स एज गारंटी फॉर लोन्स। क्वेश्चन नंबर 15, रीड द गिवन स्टेटमेंट इन कंटेक्स्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। नंबर ए, इट इज द ओनली वे फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। Number B, interlinks only production based activities in dispersed location in the world. Number C, it has always given only positive results in all the countries. Number D, leads to spread of technology, cultures and diseases from a region to another. तो यहां पर जो इसका आंसर है बेटा वो दैट इज आंसर डी, दैट इज आंसर डी। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16,
1 मार्क्स का जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, असर्टेशन एंड रीजंस वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो यहां पर जो असर्टेशन ए दिया है, डिफरेंट पीपल्स हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स। रीजन क्या दिया है, पीपल वांट फ्रीडम, इक्वलिटी, सिक्योरिटी एंड रेस्पेक्ट। तो ऑप्शंस दिए हुए हैं दैट बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नंबर बी, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नंबर सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। नंबर डी, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो यहां पर जो इसका आंसर है बेटा ए है, ठीक है ना, बोथ ए एंड आर ट्रू, और जो आर है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। तो बेटा सेक्शन ए खत्म हो गया है। सेक्शन बी में अगर हम आते हैं, उसमें हम बात करते हैं व्हाई डिड गांधी स्टार्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, एक्सप्लेन, ठीक है ना। यहां पर जो इसके पॉइंट्स होंगे वो होंगे अगेंस्ट रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग इंसिडेंट्स, खिलाफत आंदोलन। पॉइंट है डिस्क्राइब करने हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 18, एक्सप्लेन द मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस इंट्रोड्यूस्ड बाय द फ्रेंच रिवॉल्यूशन टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग्स द फ्रेंच पीपल। तो यहां पर आपको 3 पॉइंट में आंसर देना है। मैं एक बात यहां पर बहुत जोर देकर के कहूंगा कि कट योर पॉइंट्स अकॉर्डिंग टू द मार्क्स एंड ऑलवेज राइट योर आंसर्स इन पॉइंट्स। ऑलवेज राइट योर आंसर्स इन पॉइंट्स। आप लोग क्या करते हैं, कभी कभी जब कोई चीज़ आपको बढ़ा चढ़ा के लिखनी होती है, आप बहुत बढ़ा चढ़ा के लिख देते हो, तो उसमें मीनिंग तो खत्म हो जाता है, आप अननेसेसरी लेंथ बढ़ा देते हो, आंसर्स की लेंथ बढ़ा देते हो, और आप सोचते हो कि आंसर बहुत बड़ा लिख दिया, मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन उसके अंदर सेंस की कितना निकल रहा है आंसर जो पॉइंट्स में है तो जल्दी पता चल जाता है। पैराग्राफ में आप लोग लिखते हो तो इतनी जल्दी नहीं पता चलता है। आपके हिसाब से तो बहुत बढ़िया पेपर किया है, लेकिन मार्क्स कम आते हैं, मार्क्स कम आते हैं। इसीलिए आपको मैं एक बार फिर से कहता हूं, कट योर पॉइंट्स अकॉर्डिंग टू योर मार्क्स। जितने मार्क्स का क्वेश्चन है आप उतने पॉइंट लिखिए जो सेंस निकलता हो। अननेसेसरी पेपर भरने से कोई फायदा नहीं है, अननेसेसरी पेपर भरने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो इसमें 3 पॉइंट लिखने हैं दैट नंबर 1, अ न्यू फ्रेंच फ्लैग ट्राई कलर वॉज चूजन टू रिप्लेस द रॉयल स्टैंडर्ड। दूसरा आप लिख सकते हैं इसमें, स्टेट जनरल वॉज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन्स एंड रीनेम्ड द नेशनल असेंबली। अगला पॉइंट भी आप इसमें और दे सकते हैं, अ न्यू हिम्स वर कंपोज्ड एंड मार्टियर्स कमेमोरेटेड ऑल इन द नेम ऑफ द नेशन। 3 पॉइंट मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 पॉइंट देने हैं। अगर आपको ज्यादा आते हैं और टाइम बच रहा है तो आप और भी लिख सकते हैं, जैसे कि अगला पॉइंट भी आप लिख सकते हैं, अ सेंट्रलाइज्ड सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड, यूनिफॉर्म लॉज वर मेड फॉर ऑल सिटीजन्स, ठीक है ना। तो मेरी बात समझ गए आप। अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो आप एक आध पॉइंट फालतू लिख सकते हो, लेकिन जितने मार्क्स का क्वेश्चन है उतने पॉइंट तो लिखने ही लिखने हैं, ठीक है ना। अगर टाइम बचा तो आप 3 के 4 भी लिख दोगे तो कोई बुराई नहीं जाएगी, ठीक है। अब इसका और पार्ट में आते हैं, इसके और पार्ट में आते हैं। और पार्ट देखिए, लाइक जर्मनी, इटली टू हैड टू ए लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशन, एक्सप्लेन, ठीक है। अब इसको जरा ध्यान से देखिए, इसका जो आंसर है बेटा 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 पॉइंट देने हैं, ठीक है ना। तो इसमें जर्मनी की जैसे इटली की भी एक बहुत बड़ी इतिहास रहा है, ठीक है ना, फ्रैगमेंटेशन, पॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशन में। तो इसमें आप लोग जो कर सकते हैं, जो पॉइंट्स लिख सकते हैं दैट इटालियंस वर स्कैटर्ड ओवर सेवरल डायनेस्टिक स्टेट्स। दूसरा क्या है, सर्दिनिया पीगमाउंट वॉज रूल्ड बाय एन इटालियन प्रिंसली हाउस। थर्ड क्या है, इटली वॉज यूनिफाइड इन 1861 एंड विक्टर इमैनुअल वॉज प्रोक्लेम्ड किंग ऑफ यूनाइटेड इटली। नेक्स्ट क्या है, गुसिसिपी मज़िनी हैड sought to put together a program for a unitary Italian
रिपब्लिक। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिख सकते हैं, दैट द यूनिफिकेशन ऑफ इटली वॉज अ रिजल्ट ऑफ मैनी वॉर्स थ्रू अ टैक्टफुल डिप्लोमेटिक अलायंस विद फ्रांस बाय चीफ मिनिस्टर कैवर। और क्या लिख सकते हैं आप लोग, गैरिबल्डी ज्वाइंड द फ्रे, गैरिबल्डी ज्वाइंड द फ्रे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 चलते हैं, सजेस्ट एंड एक्सप्लेन एनी 3 ways टू प्रोटेक्ट लैंड फ्रॉम डिग्रेडेशन इन वेरियस स्टेट्स ऑफ इंडिया। ठीक है ना, इसमें कई सारे पॉइंट्स हैं जिसको आपको डिस्क्राइब करना है, जैसे एफॉरेस्टेशन है, ठीक है ना, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग है, ठीक है ना, प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स ऑफ प्लांट्स है, कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज़ है। तो कोई से भी 3 पॉइंट्स को आपको डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा, दैट डिस्क्राइब एनी 3 स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टूवर्ड डिसेंट्रलाइजेशन इन द ईयर 1992। इसमें भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको 3 ही पॉइंट लिखने हैं, आपकी बुक में दिए हुए हैं, कोई से भी 3 पॉइंट लिख दीजिए। ठीक है ना, मैं आपको जल्दी से बता दूं, आप इसमें क्या क्या लिख सकते हैं। नंबर 1, कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट टू होल्ड रेगुलर इलेक्शंस टू लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। ठीक है, दूसरा क्या लिख सकते हैं, रिजर्वेशन ऑफ एटलीस्ट 1/3 ऑफ ऑल पोजिशंस ऑफ फॉर वुमेन। ठीक, और क्या लिख सकते हैं आप लोग, द स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू शेयर सब पावर्स एंड रेवेन्यू विद लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। ठीक है ना, और भी कई सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन आप यहाँ पर 3 ही पॉइंट लिखे तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, अगर आप बुक में देखेंगे तो आपका जो बुक है एनसीईआरटी बुक, उसमें पेज नंबर 24 में ये आंसर मिल जाएगा। इसका और पार्ट देखिए, डिस्क्राइब एनी 3 फेडरल फीचर्स ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी। उसमें 3 फीचर्स लिखने हैं आपको, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, रेजिडरी सब्जेक्ट्स, तीसरा कंट्रोल ऑफ यूनियन टेरिटरीज विद सेंटर्स। ठीक है ना, अगला पॉइंट क्या है, दे आर 3 लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, कोई भी आप 3 पॉइंट इसमें मेंशन कर सकते हैं, उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 21 की, दैट इमेजिन योरसेल्फ टू बी XYZ, अ मेंबर ऑफ अ वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप, एनालाइज द वे थ्रू विच आवर ग्रुप प्रोवाइड्स लोन टू द मेंबर। SHGs के बारे में आपने पढ़ा था, ठीक है ना, 3rd चैप्टर आपका SHGs का, कैसे हेल्प करते हैं एक दूसरे को। ठीक है ना, तो आपको देखा होगा दैट जो SHGs हैं अपनी सेविंग्स में से खर्चा करते हैं, देते हैं, अपनी सेविंग को जोड़ते हैं। ठीक है ना, नॉर्मली इनमें 15-20 मेंबर्स होते हैं, डिपेंड करता है, कभी कभी 25 भी हो जाते हैं, लेकिन मिनिमम 15 तो होते ही हैं। ठीक है ना, अपनी जो इनकी जो सेविंग्स हैं, वो सेविंग्स को यूज़ करते हैं ये लोग, अपने ग्रुप बना करके लोगों की मदद करते हैं। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है, ये नॉर्मली आपने देखा होगा, अक्सर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है ना, जो मेंबर्स हैं वो लोन्स प्रोवाइड कराने में मदद करते हैं, उनकी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, गांव की ज़रूरतों को पूरा करते हैं, तो कई सारी चीज़ें इसमें आ सकती हैं। ठीक है, आपके बुक में जो चैप्टर है वो पेज नंबर 51 में इसका आंसर आपको इजीली मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं, इश्यू ऑफ सस्टेनेबिलिटी इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट, इसको एग्जामिन करना है। ठीक है ना, इसमें कोई सी भी आप 3 पॉइंट कर लीजिए। पेज नंबर 15 है आपका बुक में, ज्योग्राफी की बुक में, दैट इट लेज एम्फेसिस ऑन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड चेक एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। ठीक है ना, दूसरा क्या है, सस्टेनेबिलिटी इज द कैपेबिलिटी टू यूज रिसोर्सेज जुडिशली एंड मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस। और तीसरा क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एम्स एट फुलफिलिंग द नीड्स ऑफ टुडे विदाउट कंप्रोमाइजिंग द नीड्स फॉर फ्यूचर जनरेशन। तो सेक्शन बी हो गया है। ठीक है ना, सेक्शन सी पैराग्राफ बेस है, उसमें आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ठीक है ना, तो बेटा ये सारी चीज़ें जो आप देख रहे हैं, ये हल्के हल्के मैं ऊपर स्लाइड कर रहा हूँ, आप देखते जाइए। ये क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस आपको 4 मार्क्स में आ रहे हैं,
पैराग्राफ बेस पे पैराग्राफ दे दिया है, ठीक है। तो ये आपको इसको करने हैं, ठीक है। दूसरी बात, अगर आप बात करें अब क्वेश्चन नंबर 25 भी आपका यही है 4 मार्क्स के क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर जो 26 है, अब आपका क्वेश्चन नंबर 26 भी आपका पैराग्राफ है। क्वेश्चन नंबर 26 भी आपका पैराग्राफ है, क्लियर। और ये क्वेश्चंस आपको इसमें के जो आंसर्स हैं वो आपको पैराग्राफ से देख करके करने हैं। ये एक इसमें सबसे बड़ा किया है इस बार कि 4 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस दे दिए हैं। अब क्वेश्चन 5 मार्क्स में देखते हैं। तो 5 मार्क्स के क्वेश्चन जो है, हाउ डिड द पीपल बिलोंगिंग ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज, रीजन्स और लैंग्वेजेस ग्रुप डेवलप अ सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग इन द 19th सेंचुरी इंडिया, एक्सप्लेन। इसका और पार्ट दिया हुआ है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ एंड नोशन ऑफ स्वराज एज प्रिसीव्ड बाय द प्लांटेशन वर्कर्स, हाउ डिड दे रिस्पॉन्ड टू कॉल द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ मास कम्युनिकेशन इन इंडिया। इसका और पार्ट में क्या है, डिस्क्राइब द बेनिफिट्स ऑफ रोडवेज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, सजेस्ट एंड एक्सप्लेन एनी 5 वेज टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। पेपर को कह सकते हैं मॉडरेट है, पेपर को हम कह सकते हैं दैट द पेपर इज मॉडरेट। अगला क्वेश्चन क्या है, पावर शेयरिंग इज एसेंस ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, एग्जामिन द स्टेटमेंट, ठीक है। 31 क्वेश्चन क्या है, टर्शरी सेक्टर इज प्लेइंग अ सिग्निफिकेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जस्टिफाई द स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चंस है, इसका जो और पार्ट है वो है, पब्लिक सेक्टर कंट्रीब्यूट्स टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, जस्टिफाई द स्टेटमेंट, ठीक। सेक्शन ई जो आता है, मैप बेस्ड क्वेश्चन है। इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन 1927 में कहाँ हुआ था, ठीक है। महात्मा गांधी ऑर्गेनाइज सत्याग्रह मूवमेंट कहाँ पर किया था, ये शो करना है, ठीक है। अब जो ज्योग्राफी का मैप है उसमें आपको राणा प्रताप सागर मैप दिखाना है, नमरूप थर्मल प्लांट दिखाना है, ठीक है। और आपका बेंगलुरु सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है, विशाखापट्टनम पोर्ट है, नौरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट है। लेकिन जो इसके नीचे जो नोट लिखा है विजुअली इम्पेयर्ड के लिए, ये आपके लिए नहीं है, ये आपको नहीं करना है, ये विजुअली इम्पेयर्ड के लिए है, ठीक है। तो आपको नीचे पॉलिटिकल मैप भी दिया हुआ है। अब आपको बेटा पेपर समझ में आ गया होगा, पेपर का पैटर्न समझ में आ गया होगा, मार्किंग समझ में आ गई होगी। इसकी जो आंसर शीट है और इसका जो आंसर शीट है और क्वेश्चन पेपर दोनों मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में दे रहा हूँ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मार्किंग स्कीम पता चल गई, 2020-21 की 2020-21 की मार्किंग स्कीम आपको पता चल गई। बहुत ज़रूरी है, अब इसके हिसाब से आपको तैयारी करनी है। ऑलरेडी गवर्नमेंट ने 30% रिड्यूस कर दिया है, सॉरी गवर्नमेंट नहीं, CBSE ने 30% सिलेबस रिड्यूस कर दिया है। तो पेपर बहुत ईजी है, ठीक है। अब आपके हिस्ट्री में सिर्फ 2 ही चैप्टर है, हिस्ट्री में सिर्फ 2 ही चैप्टर करना है, जो कि 18 मार्क्स का बनता है आपका, और 2 मार्क्स का मैप आता है। तो उसको बहुत ध्यान से पढ़ें, ईजी है। इस बार सिलेबस बहुत कम हो गया है, 30% रिड्यूस हो चुका है। तो अब आपको चैप्टर्स को डिफाइन करके अच्छी तरह पढ़ना पड़ेगा। और आगे जैसा सुनने में आ रहा है कि शायद और रिड्यूस हो सकता है, तो वो अभी क्लियर नहीं है। जब वो होगा क्लियर तो मैं आपको उसके बारे में भी वीडियो बना के डाल दूंगा, ठीक है। तो बेटा आपको वीडियो कैसी लगी, आप इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।